Hello everyone. Good evening to all of you. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। चलिए आप लोग वेरी फास्ट जुड़ें। आज हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था बॉयल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट था। आज हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो वेरी फास्ट आप लोग जुड़ जाएं। जो लोग जुड़ चुके हैं हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आप प्रॉपर देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वेरी फास्ट, क्विक। और एक बार अपने अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, अपने अपने सारे दोस्तों को जोड़ दें ताकि अधिक से अधिक लाभ ले सके, है ना। ठीक है, तो जुड़ चुके हैं हेमंत राज, नितेश, मैथमेटिकल आर कुमार, क्या बात है, वेरी फास्ट। आर्या उपाध्याय, क्विक। एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, है ना, क्योंकि जो व्यक्ति वीडियो को बाद में देखते हैं उतना लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, इसलिए उन पर तो हम बिलीव करते नहीं हैं, जबकि करना चाहिए। निःशुल्क तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। यदि हम फी नहीं ले रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, है ना। फी नहीं लेने का मतलब ये नहीं होता है। तो आपका भी सपोर्ट चाहिए। हम फी नहीं लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लाइक और शेयर तो करना ही चाहिए कम से कम, है ना। एक दूसरे को बताना ही चाहिए। संदीप कुमार, अनिकेत कुमार, चलिए 20 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोगों को, जल्दी से 20 सेकंड के अंदर शेयर कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। 20 सेकंड के अंदर आप लोग फटाफट जितने जहां जहां जुड़े हैं सोशल मीडियाओं पर भेज दीजिए, ठीक है, ताकि पूरे देशवासियों को समझ में आ जाए, है ना। अवधेश, निषाद भी जुड़ चुके हैं, अनिकेत कुमार भी जुड़ चुके हैं। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग के ऊपर छोड़ दिए, आप लोग का इच्छा शेयर करना या नहीं करना। तो आइए, तो चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। पिछले कक्षा में हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़े थे। उसमें क्या था, इसमें आपका टी कांस्टेंट था, टी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका था वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था टेम्परेचर का, या बोल दीजिए टेम्परेचर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा था वॉल्यूम का। और n, चूंकि 4 एलिमेंट होता है गैस लॉ में, आपका 4 एलिमेंट में 2 को हमेशा कांस्टेंट करना पड़ता है। एक होता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, और स्मॉल n हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो गिवन वॉल्यूम कहने का मतलब n ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो गया और टेम्परेचर कांस्टेंट था, इसलिए यहाँ आपका रिलेशन निकला था। किसमें किसमें रिलेशन निकला था, सॉरी यहाँ पर P होगा, यहाँ पर आपका रिलेशन किसमें किसमें निकला था, प्रेशर और वॉल्यूम रिलेशन हम लोग निकाले थे बॉयल्स लॉ में, है ना। क्योंकि P, V, T और N, टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर था, N आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो कांस्टेंट होगा क्योंकि गिवन वॉल्यूम रहता है, ठीक है। तो P और V में रिलेशन क्या था, प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था वॉल्यूम का, या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर का, या प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम का। और यहाँ से हम लोग इसका रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होगा यहाँ समझिएगा। इसमें आपको क्या कांस्टेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। चलिए इसका हम लिख रहे हैं, एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ a given mass increases by a fraction 1/273 of the volume at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड by which
the temperature by which the temperature is raised। ठीक है, समझिएगा ध्यान से आप लोग क्या लिखे हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। या मास लिखे हुए हैं ना, ये आप मास लिखे हुए हैं, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हम ठीक से लिख देते हैं क्षेत्रीय भाषा में। चलिए अब समझिएगा क्या लिखे हैं। क्या लिखे? एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, मास देने को, गिवन मास होने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट हो गया। इंक्रीजेज, ठीक है ना, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बाय ए फ्रैक्शन 1/273, ठीक है ना, इस फ्रैक्शन से इंक्रीज करेगा ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस का जो वॉल्यूम होगा, है ना, उसके 1/273 से इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होगा किसी गैस का, उस वॉल्यूम का 1/273 से क्या होगा, वह इंक्रीज करेगा। फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, बाय विच द टेम्परेचर इज राइज, और प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर, प्रत्येक डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, फॉर एवरी डिग्री सेंटीग्रेड बाय विच द टेम्परेचर इज राइज, और टेम्परेचर क्या हो, हर डिग्री पर राइज करते जा रहा है। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं। लेट कर लेते हैं V नोट एंड V बी द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, क्या मान लिए कि V नोट और V क्या है, वॉल्यूम है। कहां पर है, वॉल्यूम ऑफ गैस, कर लीजिए, ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री एंड T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन बाय चार्ल्स लॉ, तब चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है बताइएगा ध्यान से, कि इन आप 0 डिग्री V0 जो लिए हैं, कब लिए हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर पर लिए हैं, तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर वॉल्यूम कितना है, V नोट है, V नोट है ना, और वह इंक्रीज करेगा V नोट का 1/273 पर, कब, जब T डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यह वॉल्यूम हो जाएगा T डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात समझिएगा ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं। लेट V नोट, V हम लोगों ने वॉल्यूम मान लिया ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री एंड T डिग्री सेंटीग्रेड रिस्पेक्टिवली। देन बाय चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा था कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास इंक्रीज करेगा बाय फ्रैक्शन इतना से ऑफ द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सी, तो 0 डिग्री सी पर आपका वॉल्यूम कितना है, तो 0 डिग्री सी वॉल्यूम आपका V नोट है इतना, और इसके 1/273 से इंक्रीज करेगा। कब इंक्रीज करेगा, जब टेम्परेचर होगा T डिग्री सेंटीग्रेड थी, इसलिए यहाँ T लगा दिए। तो यह जो टेम्परेचर पहले इनिशियल लिया था, इसमें इतना इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होकर यह जो बना, यह कब का हुआ, T डिग्री सेंटीग्रेड पे आके यह V हो गया। बात क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन करते हैं, तो यहाँ V नोट यदि हम कॉमन कर लें तो 1 प्लस हो जाएगा T/273। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग लिख पाएंगे V नोट 1 + 1/273 इंटू T लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लीजिए, हम इसको आगे करते हैं। तब यहाँ जो आपका मान निकलेगा V नोट, यहाँ बताइएगा 1 + α/T, वेयर, जहां हम लोगों ने लिया अल्फा, किसको ले रहे हैं, 1/273 को अल्फा ले लिए। यह एक रिलेशन आ गया V और किसमें, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक रिलेशन आ गया है ना, इसका नाम हम लोग डाल दीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। अगेन
हम लोग जानते हैं रो इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी हम लोग जान रहे हैं। डेंसिटी इक्वल क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से यदि हम मास निकालने की बात करें तो क्या होगा, रो इंटू वी होगा। और आपको दिया हुआ है गिवन मास, क्या यहाँ बोल रहा था डिफिनेशन में, क्या इसका लॉ है, यहाँ देखिए गिवन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास। मास क्या है, या मास आपका दिया हुआ है, गिवन मास, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो मास कांस्टेंट हो गया, या क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आप बताइए, अब जब रो और भी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब हो गया कि रो और भी जो होगा एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब हो गया, क्या हो गया इसका मतलब, कि रो और भी जब कांस्टेंट आने का मतलब है कि रो और भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। चैप्टर एन एंड इंड हो गया सर। अभी इंड कहाँ से होगा भाई, सब कुछ चलेगा, चिंता करने की बात नहीं है। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे, रो भी इक्वल रो नोट भी नोट, ठीक है ना। चूंकि यह आपका है T डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम भी है, डेंसिटी रो है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वॉल्यूम भी नोट है और डेंसिटी रो नोट लिए, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब रो और भी आपका कांस्टेंट है, रो इन्वर्सली हो जाएगा वॉल्यूम का, तो यहाँ से निकलेगा रो अपॉन रो नोट लेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा भी नोट अपॉन भी हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा होगा, ठीक है। चलिए, तो उसी तरह से यहाँ देखिए आ गया आपका रिलेशन, आपका यह रिलेशन आ गया, उल्टे क्रम में रिलेशन आएगा, रो अपॉन रो नोट इक्वल हो गया कितना, रो अपॉन भी नोट अपॉन भी आ जाएगा। अब इस भी का मान हम लोग निकाल के यहाँ रखे हुए हैं, 1 से हम मान पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मान पुट कर दीजिए, तो रो अपॉन रो नोट, ठीक है ना, इन्वर्सली हो रहा है, ठीक, उल्टा हो रहा है, रो ऊपर है इसके लिए वॉल्यूम भी नीचे है, 0 डिग्री पर डेंसिटी रो नोट है, 0 डिग्री वॉल्यूम भी नोट है ना, ये उल्टा रिलेशन हो रहा है। चलिए अब यहां से आप लोग बताइए, भी नोट अपॉन भी का वैल्यू आप यहां से 1 से बता दीजिए कितना आ रहा है, भी नोट 1 प्लस अल्फा टी। कहां से लिखे इसको हम फ्रॉम 1 से लिख रहे हैं, बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसको आगे जब हम लोग बढ़ाएंगे, इसको जब आगे की ओर आप बढ़ाएंगे, तो यहाँ से भी नोट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, तो आप बोलेंगे यहाँ से कि रो नोट निकल जाएगा रो इंटू 1 प्लस अल्फा टी। इसका नाम इक्वेशन 2 दे दिए। यह रिलेशन आ गया, किसके किसके बीच रिलेशन आ गया बता सकते हैं, तो यहाँ रो आपका डेंसिटी को बता रहा है, और टी जो है टेम्परेचर है, ठीक है ना, टी किसको बता रहा है, टेम्परेचर को बता रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए which is relation between density and temperature, density and temperature। चलिए यहां तक यदि समझदारी में कोई दिक्कतदारी नहीं है तो जल्दी से कमेंट करें। यदि आप यहां तक समझ गए तो जल्दी से या ना कमेंट करें, समझ गए तो या, नहीं समझ में आए तो ना, एस या नो, जल्दी से कमेंट कीजिए। नीतीश कुमार कर रहे हैं कि फिर से समझाइए ना स्टेटमेंट, अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट पर आ रहे हैं, चिंता करने की बात नहीं है। समझ गए तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि समझ गए, ठीक है ना, वेरी फास्ट। और शेयर तो कीजिए ही कीजिए, क्योंकि और लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी आप लोगों का और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेने का प्रयास करेंगे, और भी पेपर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। चलिए मैथमेटिकल आर कुमार बोल रहे हैं, सब ठीक है ना। अब एक बात आप लोग यहाँ समझिएगा ध्यान से, अब एक बात यहाँ समझने की बात है, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या, कि जब प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे,
चलिए अब वॉल्यूम जा रहा है, क्या आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो एक बार कमेंट करके हमें बता दें, वेरी फास्ट। यदि सुन पा रहे हैं तो हमें कमेंट करके बता दें। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अभी हम बता दें आपको, तो अभी फिर से हम बोल देते हैं यहाँ पर द टेम्परेचर कंटिन्यूसली कूल डाउन। जब चूंकि हम पढ़े कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कब? जब प्रेशर आपका कांस्टेंट था। जब टेम्परेचर को हम कूल डाउन कर लेंगे तो वॉल्यूम उसका क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो बोलिए द टेम्परेचर कंटिन्यूसली कूल डाउन देन द वॉल्यूम बिकम जीरो फ्रॉम 1। तो 1 इक्वेशन आप यहाँ देख लीजिए, इस 1 में v को जीरो करेंगे तो v नोट 1 प्लस अल्फा टी आएगा। ये आ गया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया। v नोट तो जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम हम लोग इनिशियल v नोट माने तो वह जीरो नहीं होगा, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब या तो यह जीरो होगा या तो यह जीरो होगा। v नोट तो जीरो होगा नहीं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में शुरू में हम लोग वॉल्यूम v नोट माने हुए हैं, तो इसको जीरो हम लोगों ने किया तो अल्फा टी यह निकल गया, टी इक्वल इतना। और अल्फा हम लोग माने हुए थे कितना? अल्फा हम लोग लिए हुए शुरू में एक कांस्टेंट 1/273, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिए 1/273, यह मान आ गया। इसको क्या बोला जाएगा? तो यह जो मान आया, यह मान किस में आएगा बता सकते हैं? यह सेल्सियस में आएगा क्योंकि टी जो हम लोग लिए थे वह सेल्सियस था। स्मॉल टी क्या लिया है? यह सेल्सियस है, देख लीजिए। स्मॉल टी जो हम लोग लिए हुए हैं वह सेल्सियस है। कब माने हुए? देखिए स्मॉल टी डिग्री सेल्सियस, स्मॉल टी क्या है? डिग्री सेल्सियस में है, तो यह भी आपका डिग्री सेल्सियस में यह रिलेशन आ गया है ना। इसको क्या बोला जाएगा, कोई बता सकते हैं? इसको क्या बोला जाएगा? इस टेम्परेचर को ना बोला जाएगा व्हिच इज नॉन एज एब्सोल्यूट जीरो। यह क्या हो गया? इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट जीरो बोला जाएगा। चलिए यहां तक क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग इक्वेशन 1 पर पुनः चलते हैं। अब देखिए आपका इक्वेशन 1 कितना है? आपका इक्वेशन 1 क्या है? v इक्वल v नोट इंटू 1 प्लस अल्फा टी है। फ्रॉम 1 से हम लोग काम करने जा रहे हैं। 1 v इक्वल v नोट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब यदि यहाँ पर हम लोग कॉमन कर लें v नोट, यदि हम यहाँ अल्फा कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? यदि यहाँ से अल्फा हम कॉमन करेंगे तो अल्फा से आपको डिवाइड करना होगा, प्लस टी हो जाएगा। क्या इतना लिख सकते हैं क्या? मतलब v नोट इंटू अल्फा हो गया, ठीक है ना। अब 1/अल्फा को क्या लिखा जाएगा? 1/अल्फा को देखिए कितना लिखा गया? 273 लिखा गया है ना। इसको लिखा जाएगा 27 वेयर कैपिटल टी इक्वल हो गया कैपिटल टी हो गया टी प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। क्योंकि यार 273 डिग्री सेल्सियस तो है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा या लीजिए, लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि यह स्मॉल टी भी क्या है? टी डिग्री सेल्सियस है और 273 भी क्या है? डिग्री सेल्सियस है। तो इसको लिखा गया टी, इसको टी को बोला जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इसको बोला जाएगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि केल्विन में जो बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो क्या करते हैं याद है? उसमें हम लोग 273 डिग्री जोड़ते हैं। तो यह जो टेम्परेचर हो गया 273 जब डिग्री सेल्सियस, यह डिग्री सेल्सियस है, यह टी जो आपका है यह डिग्री सेल्सियस है। इस डिग्री सेल्सियस में यदि 273 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो वह केल्विन में बदल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोले एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखिए यहां से क्या रिलेशन आपको मिलने जा रहा है? यह v इक्वल आपका रिलेशन आ रहा था, यह v इक्वल आ रहा है। अब आप लोग यहां बताएंगे v प्रोपोर्शनल हो जाएगा t, क्यों? क्योंकि v नोट इंटू अल्फा इक्वल हो गया आपका कांस्टेंट,
कैसे कांस्टेंट हो गया? क्योंकि अल्फा तो आपका कांस्टेंट शुरू से ही आ रहा, अल्फा मतलब 1/273, इस अल्फा का मतलब है 1/273, तो कांस्टेंट है ही। और वी नोट आपका मास है इनिशियल का, इनिशियल वॉल्यूम था, तो इनिशियल वॉल्यूम तो वह कांस्टेंट ही था, जो गिवन मास बोलते थे तो वह कांस्टेंट ही है। तो यह दोनों कांस्टेंट मिलके यह हो गया। एक हम लोग यह नया लॉ बना लिए है ना, मतलब उसी को चार्ल्स को दूसरे तरीका से हम लोग डिफाइन कर दिए कि कांस्टेंट प्रेशर पर जो होगा वॉल्यूम वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का। बात क्लियर है? ठीक है। अब इसी को हम लोग लिख देंगे डाइट इज एट ए कांस्टेंट प्रेशर of a given mass at a constant pressure of a given mass, constant pressure of क्या होगा, of at a constant pressure of a given mass of volume is directly proportional to absolute temperature। क्या लिखे, ध्यान समझिए। एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम, या ऐसा कर लीजिए एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ गिवन वॉल्यूम इज, या ठीक है रहने दीजिए, एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये हम लोग निकाल लिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, टेम्परेचर। जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अगर किन्हीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वेरी फास्ट। किन्हीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर है ना? आगे चलें, किन्हीं कोई दिक्कत? या ऐसा, यहाँ एक चीज ऐसा कर लीजिए, यह वॉल्यूम को जो है ना एट ए कांस्टेंट, यहाँ देखिए शुरू में भी हम लोग डिफिनेशन जो लिखे थे, ध्यान रखिए यहाँ पे शुरू में जो हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा था, डिफिनेशन शुरू में क्या लिया था, इसी डिफिनेशन को हम लोगों ने बदला। क्या लिया? एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास increases by a fraction this 1/273 of the volume at 0 degree C for every degree centigrade by which the temperature is rise। वहां भी क्या था, प्रेशर आपका कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद वॉल्यूम इंक्रीज करता था। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास है ये ना, चलिए उसी रूप में यहां भी लिख देते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास है ना, कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass, ठीक है ना, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, उसी रूप में लिख दिया, ठीक है ना, दोनों को सेम कर दिए। एट ए कांस्टेंट प्रेशर, सिर्फ उसमें जो फ्रैक्शन था 1/273 वह सब सारा हट गया है ना, उसके जगह 1/273 जब हटा तो यहाँ क्या आ गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया, जबकि वहां हम शुरू में एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं लिए हैं, शुरू में सिर्फ क्या लिया गया था, टेम्परेचर। आप डिफिनेशन में देखें कि शुरू में जो सिर्फ डिफिनेशन में लिया गया था टेम्परेचर लिया गया था, इसलिए क्योंकि फ्रैक्शन 1/273 लेना पड़ रहा था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि शुरू में जो हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, देखिए गौर कीजिए, यहाँ शुरू में जो हम लोगों ने लिया है क्या लिया है, एट ए टेम्परेचर है ना, एट ए कांस्टेंट प्रेशर राइज द टेम्परेचर है ना, बाय व्हिच द टेम्परेचर इज राइज, यहाँ टेम्परेचर लिया है। लेकिन जैसे यह फ्रैक्शन 1/273 हटा तो उसके जगह अब आ गया क्या, आ गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया।
आ रहा है ना, देखिए यहाँ पे एट ए कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, यहां तक तो सेम है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहां देख लीजिए एट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, या वॉल्यूम हो गया गिवन मास का, या भी है ना, या भी हो गया गिवन मास का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ टी जो है वह क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यह ध्यान रखिएगा, कैपिटल टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बता रहा है, और स्मॉल टी जो था वह टी डिग्री सेल्सियस पर का टेम्परेचर था। स्मॉल टी क्या था, टी डिग्री सेल्सियस था, और कैपिटल टी जो हो गया उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाएगा, ठीक है ना। आइए यहां सब हम लोग का रिलेशन बन जाएगा, क्या रिलेशन बनेगा, इसका नाम दे दिए, इक्वेशन कितना ले लेंगे, 3, 2 तक माने हुए ना, ठीक है, फ्रॉम 3। तो हम लोग फ्रॉम 3 से क्या करने वाले, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या बनेगा, V1 अपॉन V2 लेंगे तो यार T1 अपॉन क्या होगा, T2 हो जाएगा। या अब इसको यूं ही ऐसे बोल सकते हैं कि V1 अपॉन T1 तो इक्वल लेना पड़ेगा V2 अपॉन T2, है ना। V1 अपॉन T1 बराबर क्या हो गया, V2 अपॉन T2, या क्या हो गया, यह मैथमेटिकल रिलेशन हो गया ऑफ चार्ल्स लॉ। इसको लिख दीजिए, which is मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। यदि आपको एग्जाम में डिफाइन करने बोलेगा चार्ल्स लॉ को, तो आपको यहां तक लाना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। चलिए इसमें कुछ रिमार्क लिख लीजिए, इसमें रिमार्क आपको लिखना है। पहला आपके पास रिमार्क क्या आ गया, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा T, वेयर अल्फा इक्वल 1 अपॉन 273, ठीक है। दूसरा रिलेशन हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा रिलेशन देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा था, कहाँ लिखा था दूसरा रिलेशन, हाँ यहाँ, T इक्वल -273 डिग्री, T इक्वल -273 डिग्री को क्या बोले थे, एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो। तो उसको लिखिए दूसरा, T इक्वल, दूसरा रिमार्क हो गया, T इक्वल -273 डिग्री सेल्सियस is known as एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो बोला जाएगा। और तीसरा T इक्वल T प्लस 273 डिग्री, है ना, सेल्सियस। कैसे T भी था आपका डिग्री सेल्सियस में है, दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं, इतना डिग्री सेल्सियस इज नॉन एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चलिए यहां तक किन्हीं को समझदारी में यदि दिक्कतदारी है तो आप जल्द से जल्द कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। लेकिन ये रिमार्क नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए दिए, इससे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव इससे पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव्स के लिए यह बात हुआ। लेकिन रिलेशन की बात होगा तो यहां तक आपको आना पड़ेगा। इसको हम यह भी बोल सकते हैं मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, या इट इज आल्सो नॉन एज क्या जाना जाएगा, VT रिलेशन, ठीक है ना। इसको और किस नाम से जाना जाएगा, VT रिलेशन के नाम से जाना जाएगा। क्यों VT रिलेशन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि V और T के रूप में आ रहा है। तो चार्ल्स लॉ जो है VT रिलेशन के भी नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे, यह काम का बात हुआ, है ना, यह काम की बात हम लोगों ने निकाला,
तो इसको बोला जाएगा मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, या इट इज आल्सो नोन एज वीटी रिलेशन, क्योंकि वी और टी के बीच रिलेशन आ रहा है। और यह कंक्लूजन को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक अधिक नहीं कोई, अच्छा स्क्रीन शॉट नहीं लिए कोई बात नहीं है, ले लीजिए स्क्रीन शॉट। जो लोग नहीं लिए जल्दी से ले लीजिए, वेरी फास्ट, चलिए वेरी फास्ट ले लीजिए। चलिए पहला स्क्रीन शॉट आप लोग यहाँ का ले लें, क्लियर है। दूसरा आप लोग को स्क्रीन शॉट यहाँ से लगा देना है, ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए। फिर आप लोग को स्क्रीन शॉट ले लेना है, यहाँ से लेना है, ठीक है, यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद फिर आपको स्क्रीन शॉट ले लेना है, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद पुनः आपका लास्ट ले लेना है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ तक में किन्हीं कोई कष्ट, तो जल्दी से कमेंट करके बता दें। बस आज हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़े और इसके पहले कक्षा में बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़े थे। तो ये दो लॉ को अभी बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, किसका इसका एप्लीकेशन होगा, इसका यूज पड़ेगा प्रॉब्लम बनाने में, और भी बातें आगे इसका जरूरत पड़ेगा और भी बातें सीखने में। तो आप लोग यूं ही मेरे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे अपना यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स, है ना। और दोस्तों को भी शेयर करें। और चूंकि ये थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम लोग आराम से पढ़ेंगे, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और जल्द ही आप इसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, वो आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा, बहुत इजी है। लेकिन रेगुलरिटी आप देखेंगे तभी होगा, है ना। रेगुलर आप पढ़ेंगे तभी आपको मजा आएगा, अन्यथा आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते आए, हर चीज खोल के हम आपको रख के बता दिए। अब प्रैक्टिकली हमने उतना बताना चाह रहे हैं कि आप उतना जरूरत क्या आपको प्रैक्टिकली का है ना। फिर लगेगा आप लोगों की सर आप क्या प्रैक्टिकल कराने लगे, इसलिए जहाँ ज्यादा जरूरत होगा प्रैक्टिकल को, वही हम प्रैक्टिकली हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल हम लोग थ्योरेटिकल ही काम कर लेंगे, ठीक है। और किन्हीं कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम, किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वेरी फास्ट। हाँ, लेकिन आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, आप बताइए, है ना। कोई बताना तो पड़ेगा, ऐसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिक लोग जुड़े रहेंगे तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आप लोग को भी पढ़ने में मजा आएगा। तो और भी हम आप लोग को क्लास बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम मेरे पास पर्याप्त है। अभी तो मात्र पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 11, 12 और कॉम्पिटिटिव 6 क्लासेस चल रही है। यदि जरूरत पड़ेगा तो और भी हम क्लास बढ़ा देंगे। इसके लिए आप लोग को और बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जुड़ना पड़ेगा। तो कैसे जुड़ेंगे, तो आप लोग शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि आपका जो फ्रेंड हो गए, आपका फ्रेंड पार्ट 3 का ज्यादा होंगे जो पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। मैथ ऑनर्स वाले का ज्यादा फ्रेंड मैथ ऑनर्स के बच्चे होते हैं, है ना। फिजिक्स वाले का फिजिक्स ऑनर्स के होते हैं, ठीक है। तो आपके भी कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट्स के ऑनर्स के होंगे बच्चे फ्रेंड, लेकिन ज्यादा आपके मैथ्स के होंगे तो उनको आप बताइए, उनको सजेस्ट कीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो पढ़ेंगे, और नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। हम लोग का अपना काम है पढ़ना, आपका काम है, मेरा पढ़ाना आप काम है, आपका पढ़ना काम है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह के साथ। ओके बाय, गुड नाइट।